हाय गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। हमने आपको 12th क्लास का स्लॉट दे दिया है। 12th क्लास का स्लॉट का जो टाइमिंग है वो आपको 7 से लेके 8 AM मॉर्निंग में है। बट क्या है, अभी चूंकि दीपावली और छठ का समय है तो मेरे यहाँ थोड़ा सा क्या है कि शेड्यूल वो थोड़ा बिजी चल रहा है और लैब में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। उसका प्रैक्टिकल हम देख रहे हैं कि वो लैब में क्या दिक्कत हो रहा है, तो इसलिए बट आपका क्लासेस रुकेगा नहीं। आपको क्लासेस 7 से ही 8 करना है, तो वो प्रीमियर में आपको लगेगा। क्या है ना, प्रीमियर क्या होता है हम बताएंगे आपको। तो जैसा कि हमने आपको कहा था, हमने पिछले क्लास में आपको उसका टाइम टेबल शेड्यूल सारा चीज़ आपको दे दिया है। आपका क्या टाइमिंग है, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, कितना समय होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन मोड कैसे चलेगा। तो आज उसी के कड़ी में आगे हम लोग बढ़ते हैं कि हम लोग आज के क्लासेस में क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो हमने जैसा कि आपको पिछले क्लास में बताया था कि मेरा प्लान क्या है, तो आपको ये जो है कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा और इसको इस तरीके से पढ़ाया जाएगा ताकि आपका 80 से 85% तक, जो लोग पहले से पढ़े हैं तो 85% तक आपको नंबर आ सके। क्या आप बिलीव करेंगे, क्या इसको पढ़ के 80 से 85 नंबर लाया जा सकता है? हाँ बिल्कुल। जो नहीं पढ़े हैं पहले से उसका टारगेट 60%, और जो पढ़े हुए हैं पहले से उसका है टारगेट आपको 80 से 85% तक लाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इस बुक को पढ़ाने के लिए जो हम अलग अलग सोर्सेस से हम डाटा कलेक्ट हमने हमने जैसे कि हम अपने बारे में हमने आपको बता दिया है। तो हमारा जो अनुभव है, तो इस बुक को पढ़ाने के लिए हम बहुत सारे सोर्सेस को रेफ़र करेंगे, जिसको आपको ज़रूरत नहीं है रेफ़र करने का, बट आपका काम है पढ़ना। तो उसमें हमने 2-3 इंपॉर्टेंट सोर्स है जिसके बारे में हमने आपको कहा था कि ये जो हमारे बिहार बोर्ड में सिलेबस कहाँ कहाँ से आता है। ये देखिए, ये है आपका प्राचीन भारत, ठीक है। इसके बाद ये है आपका मध्यकालीन भारत, और ये है आपका आधुनिक भारत। आधुनिक भारत यानी इस तीनों का समरी जो है हम आपको जो है इस एक महीने का अंतर्गत, एक महीने नहीं 20-25 दिन के अंतर्गत आपको पूरा स्पेशली एंशियंट, मेडावल और मॉडर्न में जितना काम का है आपको 80 से 85% नंबर लाने के लिए उतना हम आपको कवर कर देंगे। और उसमें कुछ लूसेंट का भी हम लोग ऑब्जेक्टिव के लिए हेल्प लेते हैं। ये देखिए, ये लूसेंट बुक है जो हर कम्पिटिटिव एग्जाम में इन बुक को सहारा लेके आपको सारा चीज़ पढ़ाया जाएगा। तो कोई चीज़ आपका छूटेगा नहीं। आपका सोर्स भी स्टैंडर्ड है, तो आप ज़्यादा आपको टेंशन नहीं। आपको क्या करना है, डेली क्लासेस अटेंड करना है, नोट्स बनाना है, और जैसा हम कहते हैं उस तरह से आपको आंसर का फॉर्मेट लिखना है। तो उसके संदर्भ में आज जो हमारा है वो आज का क्लासेस होने वाला है किसका, हिस्ट्री के अंतर्गत आपका प्राचीन भारत का। क्या है, प्राचीन भारत का। आज हम जानेंगे कि ये जो हमारी जो देश का कहानियाँ हैं प्राचीन भारत का, ये कहाँ से शुरू होता है और कैसे आप इतिहास को अप्रोच करेंगे, कैसे आप इतिहास को आगे पढ़ेंगे ताकि आपको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं, आपको समझ में भी आ जाए, आप आंसर भी लिख सके और आप ऑब्जेक्टिव पैटर्न को भी फॉलो कर सके। आपको रटने का बहुत कम ज़रूरी पड़ेगा। कुछ फैक्ट्स आपको रटने होंगे, मन तथ्य रटने होंगे, बाकी आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं। आप इस तरह से समझ जाएंगे ताकि आपको जो है बिल्कुल बिल्कुल याद हो जाएगा। तो ये हमारा टारगेट है। उसी के तहत जो है आप इतिहास को हम लोग पहले सेक्शन में कवर कर रहे हैं और भी सेक्शन को हम लोग कवर करेंगे। इसके संदर्भ आज हम लोगों का पहला जो है ये इतिहास होने वाला है। उसके अंतर्गत हम लोग सारा चीज़ पे बात करेंगे। ये इसका पूरा जो है एंशियंट इंडिया का कहानी और क्या क्या बिहार बोर्ड के सिलेबस में पाठ्यक्रम है एंशियंट इंडिया के यानी प्राचीन भारत के तहत, वो आप सारे चीज़ों को लाइन बाय लाइन, सीरियल बाय तथ्यगत, एकदम सिक्वेंसल तरीके से समझेंगे। इसका क्या फ़ायदा है, आप जो है 10-15 दिन क्लास करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि रैंडम जैसे क्या होता है। हम रैंडम क्या होते हैं, किसी टॉपिक्स को उठाते हैं, कहीं से क्वेश्चन ले लेते हैं। तो उसमें और इसमें क्या फ़ायदा है, तो आप कंटिन्यू पढ़ेंगे तभी समझ सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम अब चल रहे हैं कि जिसके अंतर्गत अब हम प्रोसीड करते हैं कि हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, ये जो हमारा इतिहास है ये क्या है। सबसे पहले हमको किसी सब्जेक्ट को यानी विषय को समझने के लिए उसके थोड़े से बैकग्राउंड को समझना पड़ता है, ठीक है ना। ताकि और देखिए, हम जो भी आपको समझाने जा रहे हैं वो फालतू नहीं है, वो कहीं ना कहीं आपके आंसर में काम आएगा। हालांकि हम एक एक टॉपिक को
जब हम कंपटीशन वाला बैच मेरा 4 से 5 है, उसमें एक एक टॉपिक को डिटेल से पढ़ाएंगे, बट आपको समरी वाइज समझा देंगे और ताकि आप आंसर को लिख सकें। तो ये जो हमारा जो इतिहास है, इसका शुरुआत कहाँ से होता है? स्टोरी ऑफ एंशिएंट इंडिया यानी प्राचीन भारत की जो कहानियाँ हैं, ये हम आपको कहानियाँ के तहत सुनाएंगे और फिर बताएंगे कहानियाँ के अंत में कि आपके पाठ्यक्रम में क्या क्या होने वाला है और कहाँ से। तो देखिए, हमारा सबसे पहला बात इतिहास। इतिहास है क्या? ये जो इतिहास है ये क्या है, इसकी क्या ज़रूरत है? इतिहास क्या है कि हमारे जो पारंपरिक चीज़ें हैं उसको सिक्वेंसल तरीके से सजा के हम लोग पढ़ते हैं और आज की स्थिति को समझते हैं। तो इसका कहीं ना कहीं जड़ हमारे इतिहास में, इसलिए इतिहास का इतना महत्व है। आज जो चाहे भारत की कंडीशन हो, आज़ादी की कोई बात हो, या भारत की आर्थिक व्यवस्था हो, या जातिगत व्यवस्था हो, स्पेशली जातिगत व्यवस्था आपको ज़्यादा क्लियर में समझ में आएगा कि हमारे यहाँ जातिगत व्यवस्था का इतिहास जो है वैदिक काल से ही। आज जो हम घर बनाते हैं, टाउन प्लानिंग, वो हमारे सिंधु घाटी सभ्यता से ही है। तो इसका जैसे कि स्पष्ट आपको सबसे ज़्यादा क्लियर जातिगत संदर्भ में समझ में आएगा, इसका जो है बीजारोपण जो है उत्तर वैदिक काल में ही डाला गया। तो ये इन संदर्भ को समझने के लिए आपको इतिहास के तथ्य को समझना होता है। इतिहास के तथ्य मैंने इतिहास की जो पुरानी कहानियाँ आप समझ पाएंगे, उससे आप जान पाएंगे कि ये जो हम जो हैं इस स्थिति में, उसके पीछे क्या कारण। चलिए, तो ज़्यादा हम आपको वो नहीं करेंगे, आपको आउट ऑफ माइंड हो जाएगा, लेकिन ठीक है। हम देखिए, अगर किसी लोग को अच्छे से समझ में आएगा तो बोलिएगा, तो हम उसको और मतलब अच्छे से बताएंगे, बट हम चाहते हैं शॉर्ट में आपको, कम टाइम में आपको जल्दी से समझ में। तो उसके अंतर्गत देखिए, हम लोग आज इतिहास के अंतर्गत स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं, तो उसमें समझते हैं ये जो भारत है, जो हम एंशिएंट इंडिया पढ़ते हैं, तो उसमें सबसे पहले ये जानते हैं कि ये आखिर इसके बारे में हम पढ़ते कहाँ से। ये जो है ये चीज़ें क्या है, आज से लगभग मान लिया जाए वैदिक सभ्यता लगभग जो है आपका 4,500-5,000 साल पहले की घटना है। सॉरी, सिंधु घाटी सभ्यता, और ये वैदिक सभ्यता 3500 के आसपास, मतलब लगभग 3,500 साल की घटना। तो इन घटनाओं के बारे में हम कैसे जानें, क्या है इसकी पद्धति? तो इसके लिए हमको सोर्सेस रेफर करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? सोर्सेस रेफर करने का मतलब होता है हमको सोर्सेस का सहारा लेना पड़ता है। सोर्सेस का मतलब होता है स्रोत, कि हमारे जो भारत का, यानी स्पेशली अभी हम एंशिएंट इंडिया की बात कर रहे हैं, प्राचीन भारत को पढ़ने के लिए हम क्या क्या चीज़ से मदद से जो हम पढ़ सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है कि प्राचीन भारत के स्रोतों के बारे में लिखें, 5 नंबर क्वेश्चन। तो अगर आप अभी क्वेश्चन वाइज जो है, हम आज के इंट्रोडक्शन के बाद जो कल जो फिर से पढ़ाएंगे सिंधु घाटी सभ्यता, उसमें हम एक एक सोर्स, तो उसमें हम एक एक बताएंगे। अभी थोड़ा सा हम ओवर ब्रीफ कर लेते हैं, फिर कल से आपका हम क्वेश्चन भी लिखाते जाएंगे साथ में। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कहानी को, क्या बैकग्राउंड है, ताकि जो है आप थोड़ा सा इसके बारे में समझ सकें कि ये चीज़ चल क्या। चलिए, इसके अंतर्गत ये हमारा स्टोरी ऑफ इंडिया। सबसे पहले इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, सोर्सेस को रेफर करने का मतलब हुआ कि हम कहाँ से इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में, यानी हमारे जो स्पेशली प्राचीन भारत को समझने के लिए अलग अलग तथ्यों को सहारा लिया जाता है। जैसे कि आप ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में जानते होंगे, जो भी हमारे ग्रंथ हैं, जैसे कि रामायण है, ठीक है ना। तो अब अभी हम बाद में बताएंगे, जैसे स्रोत के अंतर्गत आप क्या है कि धर्म ग्रंथ है या ग्रंथ है, मान लिया जाए हमारा ग्रंथ हो गया, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं, हम आपको सारा लिखवाएंगे एक उदाहरण के तौर पे, ठीक है। उदाहरण के तौर पे मान लिया ग्रंथ है जिसमें आपको रामायण है, महाभारत है, जिसकी कहानियाँ आज भी प्रचलित है। आज जो आप दीपावली जो मना रहे हैं, उसका जो बैकग्राउंड है आपका राम के समय का ही, उनके बारे में कहा है। तो वो अयोध्या लौटे, फिर लोगों ने खुशी से 14 वर्ष के वनवास के बाद लोग वहाँ राम भगवान जीत के आए, और फिर उसी खुशी में जो है दीपावली का शुरुआत हो। तो क्या हुआ, देखो आज ये जो दीपावली का कहानियाँ हैं, आज जो ये दीपावली के जो आप कहानियाँ पढ़ते हैं, इसका इतिहास कहाँ में? कहीं ना कहीं हमारे प्राचीन भारत में। इसीलिए इतिहास का इतना महत्व है। दिक्कत क्या है कि आप जो है सीधे गेस पेपर रटते हैं, इसलिए आपको कोई चीज़ मज़ा नहीं आता, समझ में नहीं आता। लेकिन जब आप तथ्यगत तरीके से चीज़ों को पढ़ते हैं, समझने लगते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आप मेरे जर्नी के थ्रू इन पुराने जर्नी से आप जा सकते हैं, जिसमें आपको एक एक चीज़ तथ्यगत समझ में आएगा और खुद से आप आंसर लिख सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको खुद आंसर लिखना सीखना है। तो चलिए, हम बात कर रहे थे सोर्स में, जैसे कि आपका महाभारत हो गया, रामायण हो गया। इस सोर्स के माध्यम से, जैसे पुराण हो गया, इसके माध्यम से हम पता चलता है कि क्या क्या जो है हमारे भारत की स्थिति पहली क्या थी, सामाजिक स्थिति क्या था,
उसके बारे में एक एक चीज़ आप पता कर सकते हैं। तो पहला बात हुआ सोर्स, सोर्स में यह हुआ धर्म ग्रंथ। इसके अलावा आपका भौतिक अवशेष हुआ, ठीक है ना, हम लिखाएंगे सारा। देखिए अब आज उसको अलग से टॉपिक पढ़ाएंगे, तो हम सोर्सेस ऑफ इंडिया अलग अलग ये चैप्टर ही एक पढ़ाएंगे कि स्रोत क्या है हमारे प्राचीन भारत। बस आपको लिखना समझना, जैसे कि भौतिक अवशेष, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता आप पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत पढ़ेंगे कि भौतिक अवशेष जो जमीन में दब गया उसको क्या खोद के निकाला गया, फिर उसके जैसे उसके अंतर्गत मतलब जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में आपको चूड़ी मिला, चावल का अंश मिला, जो है सब अलग अलग तरह का सब मिला, स्नानागार मिला, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन मिला। तो उससे लोग आइडिया लगाता है कि हमारे जो लोग थे पुराने उसकी क्या स्थिति थी, उसका क्या था स्थिति। तो जैसे आप जमीन के अंदर कुछ मिला उसको खोद के लोग आइडिया लगाया कि इसकी चीज़ें पीछे चल क्या रहा, आखिर इसके पीछे क्या बैकग्राउंड रहा होगा, तो इसके बारे में लोग आइडिया लगाते। तो ये हुआ आपका सिंधु घाटी सभ्यता का। तो ये हुआ आपका क्या भौतिक अवशेष जो मिट्टी के अंदर आपका जो है चला गया है। इसके अलावा कुछ अभिलेख होते हैं, जैसे अशोक के बारे में स्पेशली पढ़ेंगे तो अशोक का अलग अलग अभिलेख, अभिलेख मतलब होता है कहीं पे जो है पत्थर पे खुदा हुआ है वो लेख और उस पर लिखा हुआ है। तो अशोक के बारे में स्पेशली जो है अशोक के बारे में जो सबसे ज़्यादा जानकारियाँ मिलती है अभिलेख से। तो हम जब अशोका पीरियड यानी मौर्यन पीरियड पढ़ेंगे तब मौर्य काल जो पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताएंगे कहाँ कहाँ से अभिलेख कौन कौन सा मिला है। तो ये चीज़ अभिलेख से जानकारी होती है। इसके अलावा सिक्के से आपको जानकारी मिलता है, विदेशी विवरण से जानकारी मिलता है। तो अलग अलग जैसे सिक्के से क्या, जैसे गुप्ता पीरियड में सिक्का का प्रचलन बहुत ज़्यादा है। तो गुप्ता पीरियड में राजा लोग क्या करते, जैसे आपको इस तरह से सिक्का था तो सिक्का पे जो है दिखाया जाता था राजा इस तरह से जो है बीना बजा रहा है। इससे क्या पता चलता था, दो चीज़, एक तो सिक्के का प्रचलन था, जैसे कि गुप्ता पीरियड में सोना का सिक्के का बहुत ज़्यादा प्रचलन बढ़ा है। तो ये उस पर बीना बजाते, तो इससे क्या पता चलता था, राजा जो है संगीत प्रेमी होते थे। क्या होते थे, राजा संगीत प्रेमी होते थे। तो ये काम था इसका जो है, इसके तहत जो है काम होता। तो राजा क्या होता था, आपका संगीत प्रेमी होता था। ये तो इस सिक्के से ये पता चलता था और कुछ बात नहीं। तो भौतिक अवशेष हो गया, अभिलेख हो गया, सिक्के का। इसके अलावा विदेशी विवरण के अंतर्गत आप पढ़ेंगे जो स्रोत में कि विदेशी लोग आए और भारत के बारे में अलग अलग कहानियाँ उन्होंने लिखा, जाना और अपने जगह वहाँ कलेक्ट किया। जैसे फायान आए, येन्सान आए, येत्संग आए, इस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो वो लोग आए और फिर भारत के बारे में उन्होंने लिखा। जैसे मेगास्थनीज का इंडिका है, तो ये अलग से बहुत सारा बुक्स है जिसके बारे में भारत के इतिहास के बारे में पता चला। तो आपने यहाँ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लिया कि ये जो इतिहास है, ये जो लिखा गया है उसके पीछे बैकग्राउंड, यानी उसके पीछे जो हम लोग जानते हैं वो कहाँ से जानते हैं, वो लिया कहाँ से गया, उसके लिए हमको स्रोत को रेफर करना पड़ता है। इन स्रोत का करने का मतलब वो हम लोग कहाँ कहाँ से इसके बारे में जानकारी मिलती है। और 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो हम कल इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे एक एक चीज़ों का, तो इस पर बात कर लेंगे हम लोग। अब है तो इसी के अंतर्गत अब हम लोग भारत की कहानियाँ के बारे में हमने जान लिया, ये कहानियाँ हम लोग पढ़ते कहाँ से। आज हम पूरा थोड़ा सा आपको एक बैकग्राउंड दे देते हैं कि बिहार बोर्ड के अंतर्गत 12th में जो आपका एग्जाम में आता है वो जो स्टोरियाँ जो शुरू होती है आपको कहाँ तक, खासकर प्राचीन भारत में कहाँ तक रोकना है, तो इस पे चलिए। तो ये अपने स्रोत के बारे में समझ। अब देखिए इतिहास का कालखंड जो शुरू होता है आपका, जो आपका बहुत पुराना है, जिसके अंतर्गत पृथ्वी का निर्माण हुआ बहुत पहले माना जाता है। जो आप ज्योग्राफी या जियोलॉजी यानी भूगर्भ शास्त्र या भूगोल के अंतर्गत आप पढ़ेंगे कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, मतलब आप थोड़ा सा समझेंगे कि पृथ्वी का निर्माण हुआ, फिर लोगों का रहना शुरू हुआ। तो इतिहास के अंतर्गत मेनली फोकस किया जाता है जब लोगों का रहना शुरू हुआ पृथ्वी पे। उससे पहले बहुत हज़ारों साल पहले, बहुत लाखों, हज़ारों नहीं लाखों करोड़ों साल पहले की कहानियाँ, तो उसके पीछे इतिहास में फोकस नहीं किया जाता है। इतिहास का मेनली फोकस होता है कि जहाँ से मानव सभ्यता का रहना का विकास हुआ। तो चलिए विकास हुआ तो पृथ्वी का निर्माण हुआ, रहने लायक लोग हो गए, रहने लायक लोग हैं तो रहने लगा। तो पहले रहने में भी पहले लोग आपको पेड़ पौधे पर रहते थे, जंगल में इधर उधर भटकते थे और शिकार करते थे। ये आपका कहानी यहाँ से। इसके बाद पाषाण युग का शुरुआत था। पाषाण युग का मतलब होता है पत्थर युग। मतलब क्या, देखिए आपको समझना हो कालक्रम इतिहास स्टोरी को। काल हमने स्रोत पे बात कर लिया, तो स्रोत को अगर बात कर लिया तो इसको अब हम लोग मिटा देते हैं। हम लोग यहाँ जानते हैं कि स्टोरी ऑफ एंशिएंट इंडिया यानी प्राचीन भारत की जो कहानियाँ के अंतर्गत हम लोग कहाँ से इतिहास का शुरुआत कहाँ से, थोड़ा ये आप जान लेंगे ना तो आपका आंसर लिखना एकदम आसान हो जाएगा। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले आपका जो है लोग जानता है कि ठीक है सबसे पहले बहुत लोग रहते थे। तो पाषाण युग यानी पत्थर का शुरुआत था। क्या हुआ, पत्थर का, इसको बोलते हैं पाषाण युग। पाषाण युग मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दें। पत्थर युग का शुरुआत था। मतलब ये युग कुछ ऐसा है नहीं बहुत बड़ा, इसमें
मतलब इतना है कि उस टाइम में लोगों का आपको किसी धातु वातु का तो आविष्कार हुआ नहीं था। लोहा का जो लोहा आप इधर अलग अलग तरह के जो चीज़ें पाते हैं वो चीज़ उस टाइम तो सिर्फ पत्थर ही था। तो पत्थर का औजार बनता था और उससे लोगों का शिकार, माने उससे लोग शिकार करते जानवर को या कोई चीज़ को काटने के लिए थोड़ा बहुत, इससे पाषाण पाषाण इसके अंतर्गत 3 युग हुआ पाषाण में भी, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। ये 3 युग का चर्चा किया जाएगा जो इसमें आप थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसमें पाषाण क्या, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। तो यानी पाषाण युग ऐसे होता है लोग शुरू में जो है अलग अलग घूमते थे, जंगलों में शिकार करते थे और कहीं रहते थे और काटने के लिए इस तरह से उसका यूज होता था पाषाण युग। पाषाण युग जब खत्म हो जाता है, मतलब पाषाण युग के बाद धीरे धीरे क्या होता है आपका, देखिए कृषि का विकास शुरू हो जाता है। कृषि अब जैसे कि धीरे धीरे लोग सीखने लगता है, तो आप क्या किए, लोग क्या किए, चावल का या कुछ जगहों साक्ष्य मिला है, चावल या गेहूं जो है सबसे पहले जौ का कहा जाता है, जौ या गेहूं का साक्ष्य मिला, लोग उपजाना शुरू किए। अब देखिए पहले ये पाषाण युग के लोग इधर उधर घूमते रहते थे, घूमे इधर उधर गए, आपको शिकार किए, कहीं पे खाए, फिर कुछ दिन के बाद आग का आविष्कार हुआ तो अपना पका के लोग खाने लगे। तो उसमें कोई टेंशन नहीं था, आप जानवर लिए कहीं चराए, फिर 1 महीने के बाद वहाँ गए, 2 महीने के बाद वहाँ गए। लेकिन अब समझिए ध्यान से कंसेप्ट, अब क्या हुआ, आपके धान का और गेहूं का जब खोज हुआ, तो धान और गेहूं जो आप लगाए, ध्यान से समझिए, धान और जब गेहूं लगाए तो अब क्या आप तुरंत जा सकते हैं उस जगह को छोड़ के? नहीं। अगर आप धान या गेहूं या कोई फसल बोते हैं उसके लिए आपको 3 से 4 महीना वहां पे रुकना पड़ता है। आप जैसे ही रुके किसी जगह पे तो आपको पूरा का पूरा व्यवस्था करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उसके पानी का भी व्यवस्था चाहिए, हमको आवास भी चाहिए, मतलब रहने के लिए घर भी चाहिए। इस तरह से सभ्यता का विकास होता है। इसीलिए पाषाण युग के अंत होते 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 क्या हुआ, लोग जो है नदी के किनारे बसने लगे। क्या हुआ, नदी के किनारे बसने लगे, जिसमें जो सबसे पहले जो साक्ष्य मिलता है हमारे प्राचीन ग्रंथों के अनुसार, इसमें है सिंधु नदी के आसपास जो माना जाता है। यह सबसे पहले ओवरऑल और ऑल वर्ल्ड में कहें तो अफ्रीका में माना जाता है कि सबसे पहले जो है अफ्रीका में लोग रहना शुरू किया, ठीक है। और भारत में जो है सिंधु की नदी के आसपास लोग रहना शुरू किया। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि सिंधु नदी के आसपास ही क्यों रहना शुरू, तो सिंपल सी बात है कि नदी के आसपास ही सभ्यता का विकास होता है। क्यों, उस टाइम में तो नल तो था नहीं, कोई इस तरह से पानी का तो व्यवस्था था नहीं, तो आप खाने के लिए तो सब कुछ चाहिए, आपको पानी का तो बहुत ज़रूरी है। तो पानी के लिए क्या देखिए, इसीलिए लोग इसके आसपास जो घर बसाते थे, ठीक है। इस तरह से घर हुआ, फिर यहाँ पे जानवर हुआ, इस तरह से लोगों का रहना हुआ। तो पानी उसको पीने के लिए भी चाहिए, फसल के लिए भी चाहिए, और जो है जानवर के लिए भी उसको चाहिए, और अलग नहाने और अलग अलग कामों के लिए भी चाहिए। तो इसीलिए सभ्यताओं का जो विकास हुआ सबसे पहले वो सिंधु नदी के पास क्या हुआ, कहा जाता है ऐसा, सिंधु नदी के। इसीलिए जब पाषाण युग खत्म होते होते सिंधु सभ्यता का शुरुआत हुई, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता का शुरुआत होता है। तो इसके इसलिए पाषाण युग के बाद जो क्रमिक इतिहास है, क्रमिक इतिहास मतलब उसके बाद जो हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। क्या पढ़ते हैं, सिंधु घाटी, इसको बोलते हैं इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखिए इंग्लिश टर्म का भी हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो जिसका इंग्लिश है वो हम मुझे कंफर्म कर देंगे, तो इंग्लिश में भी हम बहुत सारी चीज़ों को लिखा देंगे। सिंधु सभ्यता क्या हुआ, यानी पाषाण युग के अंत होते होते सिंधु सभ्यता का शुरुआत हो गया। तो सिंधु सभ्यता की जब शुरुआत हुआ, इसके पीछे क्या कहानी है, क्या लॉजिक है, कैसे खुदाई हुआ, इसके बारे में हम जब डिटेल से पढ़ेंगे। तो सिंधु सभ्यता देखिए लगभग 1921 की बात है, दयाराम साहनी ने जो है पाकिस्तान के कुछ जगहों पे खुदाई शुरू किया। उसके माध्यम से जो चीज़ें मिली तो सिंधु सभ्यता उसके बारे में माना गया कि वो जो चीज़ें थी वो सिंधु घाटी सभ्यता की थी। तो इससे देखिए आपको ये समझ में आएगा कि ये जो चीज़ें चल रहा है, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता, वो कैसे पता चलता। तो पता ऐसे चलता है कि जैसे सिंधु घाटी सभ्यता हम खोद दिए जगह को, पुराने जगह को खोदे, उसमें अलग अलग बर्तन, चूड़ी, अलग अलग प्रमाण जो मिला, तो उससे लोग आइडिया लगाते, कुछ है नहीं। देखिए एग्जैक्ट क्या रहा होगा कोई नहीं जानता है, बट क्या होता है जब खुदाई के अलग अलग चीज़ों का मिलता है, जैसे आपको खिलौना मिला, गहना मिला, कोई मूर्ति मिला, उससे लोग आइडिया लगाता है आज के चीज़ों को जोड़ के। जैसे कि आपको मूर्ति मिलेगा, तो आज हम लोग पूजा करते हैं किसी भगवान का, जैसे पशुपति का मूर्ति मिला आपको सिंधु घाटी सप्ताह में, तो हम लोग क्या आइडिया लगाते हैं, अच्छा इस भगवान का पूजा होता होगा। खिलौना मिला बैल वाला, तो इससे क्या हम आइडिया लगा सकते हैं कि अच्छा उस टाइम में बैल को लोग जानते होंगे। तो इसीलिए सिंधु घाटी सप्ताह में जो खुदाई से जो चीज़ें मिली,
उससे ये आइडिया लाया कि सिंधु घाटी सप्ताह के लोग ऐसे रहते थे, उसका मकान ऐसा था, उसका नाला ऐसा था, उसका घर ऐसा था, वो चूड़िया पहनते थे, अलग अलग जगह पे जो है धान या गेहूँ इस तरह से लोग परिचित थे। तो ये इस तरह से कहानियाँ बैकग्राउंड बनता है। चलिए सिंधु घाटी सप्ताह खत्म, सिंधु घाटी जब सब सिंधु सप्ताह खत्म हो जाता है उसका अलग अलग कारण दिया जाता है। सिंधु घाटी सप्ताह अंत में अपने अंत में खत्म हो गया। बहुत लोग होते हैं बाढ़, बहुत लोग कहते हैं बाढ़ आ गया, बहुत लोग कहते हैं भूकंप आ गया, बहुत लोग कहते हैं अलग अलग जलवायु परिवर्तन हो गया, बहुत लोग अलग अलग मानना है। तो उसमें हम जो सिंधु घाटी सप्ताह जब चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि क्या कौन सा कारण है और कौन सा ज़्यादा प्रामाणिक कारण है। तो सिंधु घाटी सप्ताह जो पढ़ेंगे तो अभी हम स्टोरी की थोड़ा सा बैकग्राउंड फ्लैश में आपको ले जा रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए कि इतिहास को हमको पढ़ना कैसे। देखिए तो इसमें हम पाषाण युग समझ लिए, सिंधु घाटी सप्ताह समझ लिए। सिंधु घाटी सप्ताह का खत्म होते होते क्या हुआ, बहुत लोग चले गए, तब शुरुआत होता है आपका वैदिक सप्ताह। क्या होता है? वैदिक सप्ताह, वैदिक पीरियड जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो वैदिक सप्ताह, ये वैदिक सप्ताह क्या था पूरे इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। मतलब यह कि आर्यन लोग आए भारत में और रहना शुरू कर दिए। ठीक है, भरतवंशियों से जो है हमारे यहाँ माना जाता है कि इस तरह से आर्यन लोग आए और भारत में रहना शुरू किया। उसी के नाम पे जो है भरत के नाम पे ही भारत पर आया। तो जो महाभारत का जो स्टोरी चलेगा तो उसमें आपको पूरा बताएंगे कहानियाँ। तो इस तरीके से वैदिक सप्ताह का शुरुआत हुआ, लोग रहने लगे। शुरू में वेदों का निर्माण हुआ, ग्रंथों का निर्माण, जैसे आप ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन ग्रंथों का जो नाम सुनते हैं वो वैदिक पीरियड से शुरुआत। पहले लोग जो है ग्रंथ वहाँ से लिखना, मतलब लिखना अभी नहीं चालू हुआ था, लोग जो है शिक्षा के माध्यम से देते थे। तो अलग अलग जो है ग्रंथों का निर्माण हुआ इस वैदिक काल में। तो इसलिए वैदिक काल इसलिए कहा जाता है कि उसमें अलग अलग चीज़ों का निर्माण हुआ, जिसके बारे में जैसे रामायण महाभारत का हम लोग जानते हैं, तो उसका शुरुआत वहीं से माना जाता है। तो वैदिक काल आपका जो है इस तरह से। अब ये एक चीज़ और बताते हैं, वैदिक काल एक्चुअली शुरू से गांव वाला सप्ताह था, जो शुरू से विकास हुआ, होते 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 जो फिर वो विकसित होता चला गया। तो वैदिक इस तरह से वैदिक सप्ताह का शुरुआत। वैदिक सप्ताह के बाद अब फिर से क्या होता है कि वैदिक सप्ताह जो है फिर धीरे धीरे विकसित होने लगा। देखिए कितना अच्छा स्टोरी है। वैदिक सप्ताह जब धीरे धीरे विकसित होने लगा तो अंत में जाके आपको जो है ये वैदिक सप्ताह में बहुत छोटा छोटा जो गांव होता था, कबीले होते थे, उससे थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगा। तो जब वैदिक सप्ताह का जब विकास होने लगा तो वो एक बड़ा राज लेने लगा। तो इसीलिए वैदिक सप्ताह के बाद जस्ट आप महाजनपद का काल सुने, यानी जनपद महाजनपद। माने पहले क्या था, जन था, मतलब जनपद था, थोड़ा छोटा राज, इससे बड़ा महाजनपद होने लगा। तो उसका सीक्वेंस जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो इस तरह से यानी वैदिक सप्ताह का जो छोटा सा गांव यूनिट था थोड़ा बड़ा होने लगा, तो महाजनपद का निर्माण होने लगा। अब महाजनपद होने लगे तो उसके बड़े बड़े राजा होने लगे, तब मौर्य साम्राज्य का शुरुआत होता है। तो आप मौर्य साम्राज्य में अलग अलग राज्य को पढ़ते हैं जैसे कि उसमें एक अशोक महान राजा हुए। ठीक है, तो इसके तहत जो है, तो देखिए अब कहानी ये है कि जब हम वैदिक सप्ताह जब बड़ा होने लगा तब जो है महाजनपद का उदय होता है। क्या होता है? महाजनपद। माने ये एक तरह से बड़ा राज्य हुआ। एक एक राज्य जो है लगभग बिहार बड़ा क्षेत्र या बिहार से बड़ा बड़ा क्षेत्र होता था महाजनपद। वो कौन सा क्षेत्र कहाँ था उस टाइम? चूंकि 16 महाजनपद कहा जाता है बौद्ध के अगुंतर निकाय में, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो महाजनपद इस तरह से महाजनपद आया। अब देखिए महाजनपद से ही फिर मौर्य साम्राज्य यानी साम्राज्य का बड़ा साम्राज्य होने लगा। इसलिए हम इसके बाद जस्ट क्या करते हैं, हम मौर्य साम्राज्य पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? मौर्य साम्राज्य। देखिए समझ लीजिए ऐसे 1 2 3 4 यानी 5वां में हम लोग क्या पढ़ेंगे? मौर्य साम्राज्य। क्या? मौर्य साम्राज्य मतलब मुगल एम्पायर, इसको एम्पायर बोलते हैं इंग्लिश में। मौर्य साम्राज्य ये देखिए, यही जो महाजनपद का जो है राज बड़ा बड़ा होने लगा, राजा फेमस होने लगा। तो उसके अंतर्गत जो बहुत छोटे छोटे राज्य भी थे, लेकिन मौर्य साम्राज्य उसमें सबसे ज़्यादा फेमस था। उससे पहले और भी राज्य हुए, लेकिन ये काफ़ी बड़ा हो गया, इसलिए इसके बारे में स्पेशल फोकस देकर पढ़ते हैं। खासकर अशोका के संदर्भ में हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं क्योंकि उसका प्रमाण भी मिलता है। तो ये इसके पीछे कहानी है। चलिए अब इसी के बीच में 2 चीज़ें और ऐड किया गया है सिलेबस में, जो हम आपको बताते हैं। इसी के संदर्भ में बीच में जो है देखिए वैदिक धर्म शुरू हुआ। ठीक है, साथ साथ क्या हुआ, जनपद एक महाजनपद में बदलने लगा। तो वैदिक धर्म में जो क्या है, पहले फिर देवताओं का पूजा पाठ होने लगा, बढ़ने लगा। जैसे कि तो देवताओं का पूजा पाठ बढ़ते बढ़ते ये क्या हुआ, ज़्यादा होने लगा। तो ये क्रियाकांड में बदलने लगा। इसीलिए बौद्ध और जैन धर्म का उदय होता है। समझिए ये कहानी कि नया चीज़ों का उदय कब होगा, जब हम आप किसी नेता को, किसी लोगों को, नए लोगों को कब पसंद करते हैं, जब पुराने लोगों में किसी न किसी चीज़ की समस्या हो। तो
वैदिक धर्म ग्रंथों में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा क्रिया कर्म कांड बढ़ने लगा, जिसके कारण आपको जैन और बौद्ध धर्म का विकास। तो जब इसके सिलेबस के क्रम में जब आप पढ़ेंगे तब तुरंत आप मौर्य से पहले एक्चुअली बौद्ध और जैन का पढ़ा जाता है। यानी वैदिक काल खत्म होते होते क्या होता है कि कुर्तियाँ आ जाती है, तो वैदिक काल के बाद ही बौद्ध और जैन धर्म का विकास होता है, और बौद्ध जैन धर्म में ही 16 महाजनपद का उदय लिखा हुआ है। तो ये बड़ा प्यारा सीक्वेंस है। तो वैदिक काल के बाद ही अब हम लोग बौद्ध और जैन के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। क्योंकि बौद्ध जैन वैदिक काल में स्थिति गड़बड़ हो जाती है। तो वैदिक काल के बाद आप अगर सीक्वेंस लिखना होगा तो आप क्या करेंगे, वैदिक सप्ताह के बाद ही आप 4-5 में लिख सकते हैं। वैदिक सप्ताह के बाद ही आप क्या कर सकते हैं, 4-5 में जैन धर्म, क्योंकि ये धर्म से रिलेटेड था, वो हम आपको सीक्वेंस समझाने के लिए ऐसा बोल देते, बट हम जब पढ़ाएंगे जैन और बौद्ध धर्म, ये जो टॉपिक है आपका वैदिक सप्ताह के खत्म होते होते जो है, क्योंकि क्रियाकर्म बढ़ने लगा इसलिए जैन और बौद्ध का विकास होने लगा। साथ ही साथ क्या हुआ था, जो राज छोटा था महाजनपद वो बड़ा समझ। ये इतना कहानी है आपका जो है इसके अंतर्गत। इसके अलावा देखिए महाजनपद जो है मौर्य साम्राज्य बढ़ने लगा, मौर्य साम्राज्य फिर बीच में जो है स्थिति खराब हुई। देखिए क्या होता है कि कोई भी जो इसका साम्राज्य होता है, जैसे कि किसी का वंश होता है, तो ये जैसे चंद्रगुप्त मौर्य इसका जो है आपका चाणक्य का कहानी बताएंगे कैसे मौर्य साम्राज्य का स्थापना होता है। तो ये जो मौर्य साम्राज्य का जो विकास हुआ, तो क्या होता है शुरू में तो राजा राज करते 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 किया, लेकिन उसके बाद का जो राजा होता है वो उतना मजबूत नहीं होता है, तो इस पर अटैक शुरू हो जाता है। इसलिए बीच में आप पानी पढ़ेंगे यमन और मकदूनियों का अटैक शुरू हो जाता है। क्या होता है आपको, यमन और मकदूनियों का अटैक शुरू हो जाता है इस पर। और क्या होता है हमारे भारत से कुछ दिन जो है बाहर से लोगों का आक्रमण शुरू हो जाता है, ठीक है। तो बाहर से लोगों का आक्रमण शुरू हो जाता है और बीच में स्थिति थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, तो इसीलिए नीचे से जो साउथ इंडिया के लोग हैं तो वो बीच में नॉर्थ इंडिया पर यानी उत्तरी भारत पर आक्रमण शुरू कर देते हैं, जिसमें सातवाहन वगैरह। फिर धीरे धीरे फिर मजबूत होता है और उत्तरी भारत के लोग, और गुप्त पीरियड में फिर से भारत मजबूत हो जाता है। तो गुप्ता पीरियड तक जो है, तो इतना जो है गुप्त काल तक फिर भारत का विकास होता है। फिर धीरे धीरे स्थिति हमारी भारत की खराब हो जाती है, फिर वीक होने लगता है। फिर जो है बाद में फिर मुस्लिमों का आक्रमण शुरू हो जाता है। इस तरह से आपको प्राचीन भारत को इस तरह से प्रोसीड करना होता है, इस तरह से आपको बढ़ना होता है, तो आपको चीज़ें एक चीज़ें समझ में आती है। चलिए, तो ये चीज़ें छोटा सा स्टोरी हुआ जिसको हमने आपको शुरू से बता दिया है। अब आप फ्रेश में अगर लिखना चाहें, आप सिलेबस में आप क्या क्या पढ़ेंगे, हम थोड़ा सा इसके अंदर, आप स्टोरी आपने पढ़ लिया, अब थोड़ा सा आप सिलेबस भी जान लीजिए कि हम लोग एंशिएंट इंडिया के अंतर्गत क्या क्या मेन हमारा फोकस किस किस चैप्टर पे है। चलिए, तो हमने यहाँ पाठ्यक्रम लिखा है, पाठ्यक्रम का इंग्लिश एक्चुअली सिलेबस ही होता है। तो इसके अंतर्गत देखिए, इसके अंतर्गत आप देखिए बिहार बोर्ड के सिलेबस में पाषाण काल पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया गया है। हमने आपको कहानी समझा दिया है कि चूँकि प्राचीन भारत को पढ़ते प्रोसीड कैसे करते हैं, और सिलेबस के अंतर्गत क्या क्या है थोड़ा उस पर हम लोग जान क्या चाहे, थोड़ा बड़ा हो गया। हम चाहते हैं एक बार और थोड़ा कहानी पे जोड़ देते हैं छोटा सा समरी में, और फिर हम पाठ्यक्रम पे चर्चा करें। देखिए इतना चीज़ों को थोड़ा हम शॉर्ट में समझा देते हैं कि क्या है। देखिए पहला बात, आपको सीक्वेंस में कैसे रखना है, ये हमारा इतिहास है। इतिहास क्या है, पुराने चीज़ों को नए से जोड़ के उसको तथ्य लगा के समझना उसको पढ़ना, ये इतिहास कहलाता है। माने क्रमबद्ध तरीके से पुराने चीज़ों को हम समझते हैं, ताकि उसका जो आज का जो स्थिति है उससे हम जोड़ के देखें, तो उसका कहीं ना कहीं इतिहास हमारे जो है उसका कहीं ना कहीं पीछे होता है। तो ये हो, जैसे कि आज जो है कोई पूजा पाठ हुआ, कोई चीज़ हुआ, उसका जो है विकास जो है वैदिक सप्ताह से ही शुरू हो गया। तो पहला बात आपको समझ में आ गया इतिहास। दूसरा बात, इतिहास के बारे में जो भी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं उसके लिए उसको स्रोत जानना होगा। क्या जानना होगा, तो इसलिए हमने आप स्टोरी ऑफ इंडिया के तहत आपको सबसे पहले आपको स्रोत क्या होता है, आपको स्रोत माने आप कहाँ पढ़ते कहाँ से हैं, तो ये बात हो गया। स्रोत के बाद थोड़ा सा आप पढ़ेंगे कि जो स्रोत में ही आप असल इतिहास का शुरुआत होता है पाषाण काल से। पाषाण काल में पत्थर युग हुआ, जिसमें आप पूरा पाषाण मध्य पाषाण और नव पाषाण काल आ गया। नव पाषाण के बाद जो थोड़ा सा लोग विकसित होना शुरू हो गया, सिंधु घाटी सप्ताह का शुरुआत हुआ। सिंधु घाटी सप्ताह की अंतिम अवस्था में फिर वैदिक सप्ताह का शुरुआत हुआ। वैदिक काल में भी 2 काल है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो उस डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे जब ऋग्वैदिक काल पढ़ेंगे। इसके बाद आपको ऋग्वैदिक काल जब खत्म हो जाता है आपका, तो फिर जो है
आपका देखिए वैदिक चूँकि काफ़ी धर्म क्रियाकांड होने लगा, इसके कारण नया धर्म का उदय होता है जिसमें बौद्ध और जैन धर्म का उदय होता है। क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा कुरीतियाँ बढ़ने के कारण लोग सोचता है नया चीज़ों को अपनाया जाए, तो इसी के तहत जो है भगवान बुद्ध, स्पेशली भगवान बुद्ध ज़्यादा फेमस होते हैं। वो क्यों होते हैं भगवान बुद्ध ज़्यादा फेमस? महावीर से ज़्यादा तो हम लोग जब बौद्ध और जैन पढ़ेंगे तो आपको एक एक चीज़ समझा देंगे, उसका आप टेंशन मत लीजिए। तो बौद्ध और जैन का उदय हो गया। बौद्ध जैन के बाद साथ साथ क्या होता है कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता के बाद वो छोटा सा एक वैदिक सभ्यता स्पेशली छोटा सा गांव वाला जगह था। अब ये गांव धीरे धीरे फैलने लगा और महाजनपद का उदय माने जनपद या माने छोटा राज्य जो है बड़ा राज्य होने लगा, तो उसको महाजनपद हम लोग कहते हैं। महाजनपद उसमें बौद्ध धर्म में कहा जाता है 16 महाजनपद उस टाइम में थे। अगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है अगुत्तर निकाय, उसमें 16 महाजनपद था। 16 महाजनपद के उदय के बाद जो है फिर महाजनपद में इसके बाद जो है उसी में एक बड़ा राज्य हुआ जो पूरे लगभग नॉर्थ भारत पर यानी उत्तरी भारत पर उसका पूरा का पूरा कब्जा था, जो उसमें मौर्य साम्राज्य सबसे फेमस हुआ। और उसका जो है संस्थापक जैसे चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। उसके पीछे क्या कहानी है, चाणक्य का क्या है, चाणक्य कैसे उसमें जो है उसका सहायता करते, तो सारे हम लोग जो मौर्य वंश पढ़ेंगे उसमें आपको सारा कहानियाँ बताया जाए। तो ठीक इस तरह से आपको मौर्य वंश का शुरुआत हुआ। मौर्य वंश के फेमस राजा हुए आपको अशोक, और अशोक के बाद फिर जो है फिर जो जैसे जैसे देखिए मौर्य साम्राज्य कमजोर हो गया, फिर आपका बाहर से ईरानियों और मकदानियों, जिसके बारे में आप पढ़ेंगे सिकंदर के बारे में, जो आप थोड़ा सा कहानी पढ़ सकें, सिकंदर द महान जो विश्व विजेता, तो उसकी एंट्री होती है भारत के में, उसके बारे में थोड़ा सा स्टोरी बैकग्राउंड जान लेंगे हम लोग। तो सिकंदर और मकदूनिया का शासन होता है, बीच में थोड़ी सी स्थिति खराब होती है, फिर जो है आपका फिर गुप्त साम्राज्य का उदय हो जाता है। माने ईस्वी के बाद गुप्त साम्राज्य का उदय हो जाता है, फिर गुप्त साम्राज्य में काफ़ी विकास होता है, इसलिए गुप्त साम्राज्य को स्वर्णिम काल कहा जाता है। स्वर्णिम काल का हुआ, इसके बाद गुप्त साम्राज्य के खत्म होते हुए फिर से थोड़ा सा कमजोर होता है, और आपके दक्षिणी भारत, अब ये दक्षिणी उत्तरी भारत क्या है जब मैप पढ़ाएंगे तो बता देंगे आपको। तो दक्षिणी भारत से फिर जो है नॉर्थ का आक्रमण हो जाता है, कुछ दिन साउथ भारत का रहता है, और इस तरह से जो है फिर बाहर से फिर से लोग आक्रमण शुरू कर देते हैं, और इस तरह से ये खत्म हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं आपका